आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं फरीना खान। हमारे इस खास पेशकश में आज बात एसेट एलोकेशन फॉर प्रॉपर्टी की। एसेट एलोकेशन यानी असासों की तकसीम एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो खास किस्म की सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी यानी हिकमत अमली की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने के लिए मुख्तलिफ असासों यानी एसेट्स में सरमायाकारी की रकम मुख्तलिफ खानों में तकसीम करने पर तरगीब देती है। मसलन असासों की मिसाल के तौर पर स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड या यहां तक कि रियल एस्टेट भी है। जाहिर है हर असासे यानी एसेट में रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल में फर्क होता है, और इसी को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर शरद कोहली मौजूद हैं, सीए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। प्रकाश चंद्रा मौजूद हैं हमारे साथ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुरुआत डॉक्टर शरद कोहली से करना चाहती हूं। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाज़रीन को ये समझाएं कि आखिर एसेट्स एलोकेशन कितना जरूरी, कितना अहम है। आदाब फरीना, और डीडी उर्दू पैसा बोलता है कि सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स को मेरा दिल से आदाब। देखिए, बहुत अच्छा, जब हम असासों की बात करते हैं तो यहाँ पर कई तरीके के असास हैं। आप फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं, आप कुछ लिक्विड एसेट्स की बात करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं, और अगर मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के पॉइंट से बात करूँ तो उसमें कुछ रिस्की एसेट्स हैं, कुछ कम रिस्की एसेट्स हैं, कुछ ज़्यादा रिस्की एसेट्स हैं। और अगर मैं आपके गोल के हिसाब से बात करूं, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसमें कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। तो बहुत किस्म से इसकी डिवीजन की जाती है। इसकी जो किस्म होती है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेकर करी जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि असासों के एलोकेशन की, तो मुझे लगता है कि आपकी उम्र कितनी है पहले ये देखिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट से, दूसरा ये देखिए। और तीसरा, जिसकी आपने बात करी, मैं आपके जितनी खूबसूरत उर्दू तो नहीं बोल पाऊंगा, पर मैं उसको अपने शब्दों में ज़रूर, लफ्ज़ों में ज़रूर बहना चाहूँगा कि ये देखिए कि आपकी एपेटाइट कितनी है, मतलब रिस्क लेने की, आप जो कितना जोखिम उठा सकते हैं उसकी आपकी एपेटाइट कितनी है। ये दो तीन चीज़ें जब आप दिमाग में रख के चलते हैं तो आपको असासों का एलोकेशन आसान हो जाता है। और मैं अगर फरीना इसकी बात करूं जनरल टर्म्स में, हमने तो एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला निकाला हुआ है। फॉर्मूला ये निकाला है कि आपकी जितनी उम्र है आप सेफ एसेट्स में उतना रखिए परसेंटेज वाइज। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, मैं सीधा एग्जाम्पल लेके बताता हूं, और आपकी उम्र मान लीजिए 40 साल है, तो 40 साल के शख्स को 40% फिक्स्ड एसेट्स यानी कि सेफ एसेट्स में रखना चाहिए, उसको रिस्की एसेट्स में रखना चाहिए। एक थ्योरी है, मतलब आप इससे सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और बाकी का फिर आप एलोकेशन सोच सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, इसमें भी क्या नई चीज़ आ जाती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आप निकाह के लिए जोड़ रहे हैं, क्या आप मकान खरीदने के लिए जोड़ रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ रहे हैं, क्या आप अपने रिटायरमेंट फंड बना रहे हैं। अब इसमें यह आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं हमने गाड़ी खरीदनी है, हमें तो अगले 2-3 साल में एक बड़ी गाड़ी लेनी है, हमें उसके लिए जोड़ रहे हैं। तो ये इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप लंबे वक्त की बात कर रहे हैं तो फिर आपको असासों का एलोकेशन उसी हिसाब से करना पड़ेगा। आप जो फरीना, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बहुत यंग हैं हमारे जो फॉलोअर्स और व्यूअर्स, जिनकी उम्र अभी कम है, वो लोग ज़रा रिस्क लेने में इंटरेस्ट रखते हैं। वो लोग कहेंगे नहीं आप हमें क्या ये बुढ़ापे वाली बात करते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट में लगाइए, आप बॉन्ड्स में लगाइए लंबे वक्त के, हमें तो आप स्टॉक मार्केट का कुछ बताइए, कुछ बिटकॉइंस का बताइए, कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिसमें फटाफट हम रातों रात अमीर बन जाएं। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर मैं ओपनिंग रिमार्क में कुछ कहना चाहूँगा फरीना, तो ये कि एक बैलेंस बना के चलिए। बहुत ज़्यादा रिस्की भी ठीक नहीं है, और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव जब आप हो जाते हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि आप फिर कुछ रिटर्न को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो रिस्क का तो नाम ही है कि आपको कुछ भी हो सकता है, वहाँ से पैसे गंवा भी सकते हैं, पैसे एकदम से ज़्यादा कमा भी सकते हैं। तो ये एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत महसूस करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम 4 चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एज, ऑब्जेक्टिव, गोल, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी रिस्क लेने की सलाहियत, रिस्क एपेटाइट कितना है।
चंद्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को समझाइए कि कितना ज़रूरी है एसेट एलोकेशन करना, कितना ज़रूरी है असासों की तकसीम करना। देखिए फरीना जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि इसमें उम्र का जो फैक्टर है, एज भी ज़रूरी होता है कि आप किस उम्र के किस पड़ाव पे हैं और आप इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी एक मायने रखता है। आपने इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से कर रखा है, बहुत ही सपोज आप 18 साल की उम्र से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने बहुत पहले से ही आपके बचपन से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, तो आपके लिए पोर्टफोलियो बहुत पहले से जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये पार्ट आ जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कब से किया था और कब तक करना है। तो आपकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है कि आप पैसे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है, क्या वजह है कि आपको पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई वजह अगर नहीं है, यानी कि आप कमा रहे हैं और आपने इन्वेस्टमेंट करना है, तो जब आप उसको किसी वजह से यानी किसी गोल से जोड़ देते हैं तो आपका एक एसेट एलोकेशन अपने आप एक सेट करना पड़ जाता है और जो कि अच्छा हो जाता है गोल के मुताबिक। तो गोल के मुताबिक जैसे कि सपोज आपने मान लिया कि रिटायरमेंट के लिए कोई आपकी गोल है, तो रिटायरमेंट के बाद पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी जो मेडिकल खर्चे हैं वो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी आ जाती है उम्र के हिसाब से। हो सकता है कि आपने बच्चों की शादी के लिए करनी है, अपनी शादी के लिए करनी है, गाड़ियां खरीदनी है, मकान खरीदने हैं, ये सब कुछ भी हो सकते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है, अब आप उसको अपने इन्वेस्टमेंट को उस गोल से अटैच करिए, उसको जोड़ दीजिए, तो उससे आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी कि कितना रिस्क मुझे किस अपने गोल के लिए लेना है, और वो गोल जितना ज़्यादा समय तक का हो आप उसमें रिस्क की क्षमता थोड़ी बढ़ा सकते हैं, और जितना ही कम समय का हो उसमें आपको रिस्क कम लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि रिस्क कम लेंगे तो आपको उसमें रिटर्न भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रिस्क ज़्यादा होगा तो आपको जो टाइम फैक्टर है, जितना आप समय ज़्यादा देते हैं उस समय में रिस्क आपको कम ज़्यादा करके आपको रिटर्न दे देगा। जैसे कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये थोड़ी जोखिम वाली ये एसेट क्लास है। तो इस एसेट क्लास में आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जो सबसे दूर के आपके गोल्स हैं उसका कुछ हिस्सा आपको इसमें रखना चाहिए, जो बहुत पास वाले हैं उसको बिल्कुल सेफर साइड के फंड में रखने चाहिए या आपके एसेट क्लास में रखने चाहिए, जैसे एफडीज हो गए, आपके लिक्विड फंड्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए। और जो बीच का है उसको एक हाइब्रिड क्लास में बांट सकते हैं, जिसमें कि इक्विटी का मिक्सचर हो, आपका ये डेट का मिक्सचर हो, और कुछ तो लोग ज़्यादा लंबे समय या अपने पुश्तों के लिए भी रखना चाहते हैं या अपने ही ज़रूरतों के हिसाब से लंबे समय के लिए, जिसमें कि आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा एसेट एलोकेशन एक सही तरीके से डिवाइड हो जाता है, और ये आपको डिसाइड करना है कि हमें कितना किस में रखना है। वो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आप किस मकसद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है जो हर कोई इन्वेस्टर जानना चाहता है और समझना चाहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शरद कोहली साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस देनी चाहिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, और क्या ये चीज रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क लेने की सलाहियत पर डिपेंड होती है, या हम कैसे डिसाइड करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये आपके रिस्क लेने की कितनी कैपेसिटी है, कितना आप रिस्क उठा सकते हैं, उस पर डिपेंड करती है। मैंने तो फरीना, आपको हैरानी होगी, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो कि आप शॉर्ट टर्म, क्योंकि इसमें से निकल के आता है कि शॉर्ट टर्म आखिर कितना शॉर्ट टर्म हो सकता है। तो अमूमन क्या माना जाता है कि शॉर्ट टर्म 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म को हम लोग कहते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल, लंबा, और कितना भी आप लंबा चले जाइए। पर शॉर्ट टर्म किस हद तक जा सकता है, ये मैं बताना चाह रहा था कि शेयर मार्केट में एक F&O होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं। आप मानेंगे नहीं, मुझे एक शख्स मिले, मैंने उनको कहा कि भाई आप शॉर्ट टर्म करते हैं? कहते हैं मैं शॉर्ट टर्म करता हूँ। मैंने सोचा 3 महीने, 6 महीने के लिए करते होंगे। आपको हैरानी होगी सुन के, वो 10 बजे इन्वेस्ट करते थे, 10:30 बजे प्रॉफिट या लॉस बुक करके बाहर आ जाते थे, 11 बजे करते थे, शाम को 3 बजे बुक करके बाहर आ जाते थे। तो शॉर्ट टर्म करते करते, मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दिया कि शॉर्ट टर्म करते करते आप कई बार इतना जोखिम उठा लेते हैं कि उसमें, और एक सेबी की अगर हम रिपोर्ट पर जाएं
तो सेबी की रिपोर्ट ये कहती है कि जो लोग F&O करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन शेयर मार्केट में, जिसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं, उसमें से करीब करीब 85 से 90% लोग घाटा खाते हैं, वो लोग नुकसान कमा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस कार्यक्रम के ज़रिए हम यही कहेंगे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने। करीब मेरा तजुर्बा ये कहता है फरीना कि करीब 90% लोगों ने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आज तक हुए हैं दुनिया भर में, ले लीजिए आप, हर एज ग्रुप का ले लीजिए, 90% लोगों ने लॉन्ग टर्म में ही कमाया है। कुछ लोग होंगे जो शॉर्ट टर्म में कमा जाते हैं, पर शॉर्ट टर्म में कमाए हुए के साथ एक दिक्कत और भी है, आपको एक बड़ी बुरी आदत लग जाती है और आप अब क्या करते हैं, अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को भी भुना कर आप शॉर्ट टर्म में कर देते हैं और वहीं कहीं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यू बर्न योर फिंगर्स, आप नुकसान अपना कर बैठते हैं। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और फरीना, इसी के साथ मैं यहाँ ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि आखिर कितना पैसा आप एसेट एलोकेशन के लिए रखें, क्योंकि ये भी तो सवाल उठता है कि भाई मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के, तो मैं कितने पैसे की सेविंग करूँ जिसमें एसेट एलोकेशन कर सकूँ। तो एक पुराना रूल होता है जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, उसको हम 50-30-20 कहते हैं। आपने भी सुना होगा और शायद हमारे कुछ नाजरीन ने भी इस बात को सुना होगा। 50% आपकी ज़िंदगी की अहम ज़रूरतों के लिए, 30% आपके डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए, मतलब जो आप खर्चा ना भी करें तो काम चल जाएगा, अगले महीने कर देंगे, अरे उससे अगले महीने कर देंगे, काम चलता रहता है 30। बाकी का 20% आप अपनी रिटायरमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर रखें। और इसका फॉर्मूला मैं शायद लोगों को बताऊंगा तो लोगों को हैरानी होगी कि कैसे होता है, क्योंकि जब हम लोगों को ये 50-30-20 बताते हैं ना, एसेट एलोकेशन का पहला कदम होता है, तो हमसे कहते हैं भैया बचता ही कहाँ है, सब तो खर्च हो जाता है, कहाँ आपका 20% कहाँ बचाने की। तो इसका फॉर्मूला बड़ा अच्छा है। मैं आज ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हमारे सारे नाजरीन को बहुत पसंद आएगी और आप करके देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वो ये है कि जैसे ही आपकी तनख्वाह, इनकम, जो भी जहाँ से भी आप कमाते हैं वो आए, पहले आप 20% को निकाल के अलग रख लीजिए। आप ये मत करिए कि मेरे पास जो बचेगा मैं उसका एसेट एलोकेशन के लिए यूज़ करूँगा। पहले आप उसको खर्चे की तरह और एक ज़रूरी खर्चे की तरह, मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो आप क्या करिए, 10,000 रुपये जैसे ही आपकी तनख्वाह है उसको निकाल के एक अलग बैंक अकाउंट में आप डाल दीजिए। वो क्या करना है उसका बाद में बात करेंगे। बाकी आप समझ लीजिए आपकी तनख्वाह 40,000 है, 50,000 नहीं है, तब आपका ये कहीं एसेट एलोकेशन की, तो मैंने इसलिए जिक्र किया है फरीना, एसेट एलोकेशन की तो बात तब आती है ना जब पहले हमारे पास एसेट एलोकेशन के लिए सेविंग्स भी तो बने, हमें एक कॉर्पस भी तो बनाना है उसका। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर आप वाकई में पैसा बचने का इंतजार करेंगे तो किसी महीने 2% बच जाएगा, किसी महीने 5% बच जाएगा, किसी महीने 10% बच जाएगा, आपको सालों लग जाएंगे, वक्त गुजर जाएगा और आपका वो कॉर्पस नहीं बन पाएगा। तो पहला कदम है कि आप एसेट एलोकेशन के लिए एक फंड बनाएं। फंड बनाने के बाद फिर जिसकी हमने बात करी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो ये काम की बात थी। मुझे लगा कि मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने बीच में ये चीज़ डाल दी, इसलिए डाल दी कि बहुत से लोग सीधा जैसे ही सुनते हैं ना फरीना, वो ये कहते हैं अरे भाई पहले पैसा तो लाओ इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा कहाँ है जो असासों में हम लगाएं। मैंने इसलिए इसको जिक्र किया। बिल्कुल। तो जब बात आती है 50-30-20 रूल की, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, लेकिन अगर हम आज का सिनेरियो देखें, करंट सिनेरियो देखें, तो लोग जो हैं वो ईएमआई के जाल में, क्रेडिट कार्ड के जाल में काफ़ी फंसते जा रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि ईएमआई पे ले लेते हैं और फिर बाद में देखा जाएगा, या और फिर होता यह है कि जितनी सैलरी आती है वो सब ईएमआईज भरने में निकल जाती है, क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में निकल जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये शायद कहीं ना कहीं जो 50-30-20 जो रूल होता है उसको फॉलो करने में थोड़ा सा लोग महरूम रह जाते हैं। प्रकाश चंद्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस रूल को फॉलो करते हुए, 50-30-20 रूल को फॉलो करते हुए, जो लोग अपने ईएमआईज के जाल में, जो लोग क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसे हुए, उनको कैसे ये 50-30-20 रूल को फॉलो करना है? देखिए फरीना जी, सर ने पहले ही बता दिया है कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, इसको आप एक खर्चे के तौर पे रखिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट को आप वो तवज्जो दे पाएंगे कि आपकी जो भविष्य की जो ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी हो जाएंगी, आप इस तरह के जाल में नहीं फंस पाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, ईएमआई क्या है, एक मंथली इंस्टॉलमेंट आप देते हैं किसी भी कर्ज को ले लेते हैं। जैसे आपने घर खरीद लिया, आपने हाउसिंग लोन ले लिया, तो हाउसिंग लोन लेने के बाद आपने बैंक को, आपको लोन को तो चुकाना ही है, चुकाने के लिए जो भी ईएमआई आपकी बनती है वो आप ले लेते हैं। लेकिन क्यों ना इस ईएमआई को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग समय से शुरू कर दें, तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी। अब इसकी नौबत कैसे नहीं आएगी, तो जो ईएमआई हम भरते हैं वो अगर हम समय से अपनी सैलरी में से
20%, 25%, 30%, जो भी आपकी क्षमता है, क्योंकि ये तो एक रूल बनाया गया है। लेकिन ये हो सकता है कि किसी की खर्चे बहुत ज़्यादा हों तो थोड़ा कम बचेगा, लेकिन किसी के खर्चे बहुत कम हो तो उसको हो सकता है 40 से 50% भी वो बचा सकते हैं। तो उसको आप EMI देते हैं तो EMI के साथ आपको बैंक को ब्याज भरना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी इन्वेस्टमेंट में उस पैसे को डाल देते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, यानी कि उस पर कुछ रिटर्न आपको मिलता है। तो अगर आप समय से एक EMI सोच करके एक इन्वेस्टमेंट है जिसको SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो SIP में अगर वो EMI की जगह SIP हम समय से स्टार्ट कर लें तो वो SIP आपको आने वाले कुछ सालों में इतनी अच्छी रकम देगी जिससे कि आप अपने फ्यूचर के लिए जो आप घर खरीदना चाहते हैं या कोई भी एसेट लेना चाहते हैं जिसमें कि आपको बड़े पैसे की ज़रूरत है, तो वो आपको उसमें मदद करेगा, जिससे कि आपका उसमें काफ़ी कॉर्पस उसमें हेल्प हो जाएगी। हो सकता है कि आपने सही तरीके से प्लानिंग कर रखी हो तो कोई लोन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो EMI की ज़रूरत ही नहीं आएगी, SIP से आपकी भरपाई हो जाएगी। अब SIP आपको कैसे काम कर लेता है, SIP में आपको ये भी देखना है कि बहुत एग्रेसिव होकर के ये भी नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा। आपको एक कंजर्वेटिव 11 से 12% सालाना के हिसाब से इक्विटी सेगमेंट में सोचना है, और ये सोचना कम से कम ये टाइम होराइजन आपको 5 से 10 साल मिनिमम सोच के चलना है SIP में, जिससे कि आप अच्छा रिटर्न कमा पाए। क्योंकि SIP इक्विटी फंड में अगर करते हैं तो स्टॉक मार्केट यानी निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये सारे सेगमेंट्स होते हैं, इनमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। जैसे सर ने बताया कि स्टॉक्स में बहुत रातों रात स्टॉक्स गिरते भी हैं और वैसे ही बढ़ते भी हैं, तो वो जोखिम को कम करने के लिए थोड़ा SIP में आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। इवन सेम एसेट क्लास इक्विटी में ही SIP कर रहे हैं तो एक म्यूचुअल फंड के अंदर में क्या होता है कि आप एक स्टॉक में नहीं, आपका एक तो आप एक किसी एक्सपर्ट फंड मैनेजर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक सहारा है कि मेरा फंड कोई एक्सपर्ट मैनेज कर रहा है। उसमें आपको एक स्टॉक में नहीं, बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं। हो सकता है कि वो इक्विटी सेगमेंट में डिफरेंट एसेट क्लास में हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का मिक्सचर भी हो, तो जिससे आपकी रिस्क को वो मैनेज किया जा सकता है। और जो आप EMI के जाल में फंसना चाह रहे हैं तो इससे निकलने के लिए समय से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें। जब जागो तब सवेरा। अगर आपने उम्र निकलती जा रही है, नहीं किया है, तो आज से शुरू करें और किसी अच्छे अपने सलाहकार से मिलें, और या फिर इंटरनेट का सहारा लें अगर नहीं समझ में आ रहा तो। लेकिन ध्यान रहे कि इंटरनेट का सहारा लें तो संभल कर, कि बहुत सारे फ्रॉड स्कैमर्स भी पड़े हुए हैं, तो आपको ये भी समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है। थोड़ा अपना दिमाग तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब भी हम इन्वेस्ट करें, जब भी हम कोशिश करें कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कोशिश करें कि 50-30-20 रूल को फॉलो करके 20% अपनी सेविंग को बचाएं और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। अगला सवाल मेरा शरद कोहली जी आपसे है। सर ये बताइए कि अगर हम आज के सिनेरियो में लोगों को देखें तो लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि गाँव की तरफ जो स्मॉल स्केल जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग जो हैं वो ज़्यादातर गाँव में ज़मीन खरीदने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर अगर देखें कि छोटी सिटीज जो हैं उसमें वो ज्यादा इन्वेस्ट करना उनका प्रेफरेंस है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या ये उतना फायदेमंद है कि वो छोटी सिटीज में इन्वेस्ट करें? देखिए, अगर हम एसेट और असासों की एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया था कि रियल एस्टेट उसमें एक बहुत अहम अब रियल एस्टेट दो तरीके से खरीदा जाता है। आपके सवाल का मैं थोड़ा सा पीछे जाके जवाब दे रहा हूँ। या तो आप उसको अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीदते हैं, यानी कि आपको घर चाहिए रहने के लिए, आपको या एक ऑफिस चाहिए, दुकान चाहिए अपने बिजनेस करने के लिए, एक तो आप इसलिए लेते हैं। पर कुछ लोगों के पास अगर पैसा सरप्लस आ जाता है, उनको लगता है कि और बहुत सारे लोगों को रियल एस्टेट में फरीना बहुत फ़ायदा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसा डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल किया है रियल एस्टेट में, तो वो लोग चाहते हैं कि हम तो भाई रियल एस्टेट में ही पैसा लगाएंगे। आपने कहा कि क्या टियर 2 सिटीज़ में, छोटे शहरों में उनको पैसा लगा के, जी हाँ, आजकल अगर हम प्रॉपर्टी का माहौल देखें तो जो बड़े शहर हैं हिंदुस्तान के, हम उसकी बात करें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, अगर हम इन शहरों को छोड़ दें, मेट्रो से जो उनसे हट जाएं, तो टियर 2 सिटीज़ में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि इन शहरों से भी लोग रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। पहले जो सुनने में आ रहा था कि लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता की तरफ दौड़ते हैं आसपास के राज्यों से, आसपास के इलाकों से, अब इन शहरों से लोग निकल के छोटे शहरों की तरफ, टियर 2, टियर 3 सिटी की तरफ देखो, क्योंकि इन शहरों के ऊपर
इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेशर इतना बढ़ गया है, भीड़ भाड़ इतनी हो गई है, पोल्यूशन इतना हो गया है कि लोग निकल के वहाँ से जाना चाहते हैं। तो इस वजह से जो आपने सवाल पूछा, इस वजह से यहाँ ज़मीन की कीमतें एकदम से बढ़ने लग गई हैं। तो बहुत सारे लोग, जी हाँ आपने ठीक कहा, बहुत सारे लोग प्रेफर करने लग गए हैं इन शहरों में जाने का। पर हम अगर फरीना असासों की एक दफ़े आपकी इजाज़त से बात कर लें कि कौन से असासों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अलग अलग, अभी जैसे प्रकाश ने बात करी म्यूचुअल फंड्स की, SIP की, आपने जिक्र किया ज़मीन का और उसका, हम बात करते हैं, हम एक असासों के एक बार नाम ले लेते हैं सबके, तो उससे क्या होगा कि नाज़नीन को पता लग जाएगा कि हम किन की बात कर रहे हैं। पहला हो गया आपका बैंक के फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट। मैं बैंक में जो पैसा रखा होता है सेविंग्स अकाउंट, मैं इसको सबसे सेफ और सबसे आलसी तरीका मानता हूं कि जब कुछ नहीं है तो लोगों के बैंक में पैसा पड़ा रहता है। सेविंग्स अकाउंट हो गया, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपने 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल की FD कर दी। उसके बाद हम चलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स पर, यानी कि जो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं जो कि रिलेटिवली सेफ हैं, वो स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते हैं, वो बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, फिक्स रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फरीना मिक्स टाइप में, हाइब्रिड, जो कि कुछ पैसा उसमें लगाते हैं, कुछ पैसा इक्विटी में लगाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इक्विटी फंड्स में, यानी कि जो सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज AMCs के जरिए वो इक्विटी में लगाती हैं। इसमें भी लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, कुछ बड़ी कंपनियों में लगाते हैं, कुछ बीच की कंपनियों में लगाते हैं, कुछ छोटी कंपनियों में लगाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो लोग स्टॉक में सीधा पैसा लगाते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में सीधा इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन्वेस्ट आपको छांट के करना होता है, बहुत सोच समझ के करना होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का तो स्लोगन भी है, सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। उसके बाद हम दूसरे एसेट्स की जब बात करते हैं तो आजकल फरीना सोना बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन निकल के आ रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोना में जाते हैं, मैं तो बोलता हूं आप सोने को लेके सो जाइए, क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टर्म में सोना, और पिछले 10-12 साल में आप देखें तो गोल्ड ने आपको जो रिटर्न दिया है और अभी भी दे रहा है, मुझे लगता है कि उसने कई एसेट क्लासेस को बीट किया है, गोल्ड और सिल्वर में। उसके बाद फिर हम जाते हैं तो हम रियल एस्टेट की बात करते हैं। कुछ लोग पेंटिंग्स में पैसा लगाते हैं। रियल एस्टेट की जहाँ तक, जैसे मैंने कहा, वापस घूम के फिर मैं आपके सवाल पर आ जाऊँ, तो रियल एस्टेट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपने ज़मीनों की बात करी तो 2-3 चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। पहले तो आपको लीगली उसकी छानबीन पूरी करनी पड़ेगी। मैं ये बात का बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि उसके कागजात वो पूरी तरह से आप चेक करवा लें किसी वकील से, या आप रजिस्ट्री ऑफिस में, उसको हम अंग्रेजी में ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, कि आप उस प्रॉपर्टी के पूरी छानबीन करें, पूरी मेहनत करें उसके लिए, भले ही उसको लेने में 1-8 महीने की देर क्यों ना हो जाए। उसके बाद ये देखें कि आप प्रॉपर्टी को अगर इन्वेस्टमेंट की तरह लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बहुत जल्दी उसमें से निकल नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी मैंने आज सेल पे लगाई और 2 दिन बाद पैसे मेरे बैंक में आ गए बेचने के बाद। आपको बेचने में महीनों, कई दफ़े सालों भी लग सकते हैं, क्योंकि उसका ग्राहक मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो उसको हम थोड़ा सा इनलिक्विड एसेट मानते हैं, कि थोड़ा सा कम लिक्विड होता है। तो जो लोग भी ज़मीन में, आपने जो आपने सवाल पूछा था उसमें करने जा रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें। पर यह सच है कि जितनी छोटे शहरों में, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं, शायद इससे पहले वो बढ़ती हुई नहीं देखी गई। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का पर ध्यान रखिएगा। जो भी पैसा आप लगाएं उसको जल्दी आप कहें कि लिक्विडेट होकर वापस बेच के मैं अपने बैंक में ले लूं। जितनी आसानी से आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट को इनकैश करा लेते हैं, जितनी आसानी से आप शेयर बेच लेते हैं, जितनी आसानी से आप म्यूचुअल फंड को रिडेम्पशन करा लेते हैं, वो ध्यान रखेगा। और इसमें 2 तरीके के असासों का हम फरीना बात करेंगे। एक होते हैं जिसमें से लगातार डिविडेंड आता रहता है। कुछ असास ऐसे होते हैं कि आपको रेगुलर रिटर्न उसमें से आता जाएगा, हर महीने, हर तीसरे महीने आपको उसमें से रिटर्न मिलेगा। कुछ असास ऐसे होते हैं जो कि फिर ग्रो करते हैं, मतलब उसमें आपको रेगुलर रिटर्न तो नहीं आता, पर आपका आज का लगाया हुआ 100 रुपया हो सकता है 5 साल बाद 300 रुपया बन गया। इसको हम ग्रोथ ओरिएंटेड असास कहते हैं। तो ये 2 कैटेगरी असास की भी आप ध्यान में रखें। और रियल एस्टेट तो फरीना एक ऐसा है जिसमें दोनों तरीके से आता है। आपको अगर आपने कोई मकान ले लिया, दुकान ले ली, किराए पे चढ़ा दी, तो रेगुलर भी आता रहेगा, और साथ साथ उसकी कीमत भी ग्रो करती रहती है। पर लिक्विडिटी का ध्यान रखकर और कागजों की छानबीन कर ये इस डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि शरद कोहली जी ने बताया कि इस वक्त इस जो करंट सिनेरियो है, जिस तरह से रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, छोटे शहरों में लोग जाकर ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रा जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि छोटे बजट में जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं उनको मतलब वो सही तरीका क्या है कि कैसे शुरू करें, कैसे वो आइडेंटिफाई करें कि कहाँ खरीदना है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं इस सिमत में? देखिए, रियल एस्टेट में जैसे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो प्रॉपर्टी खरीदने की, जैसे सर ने बताया कि आपको बड़े शहरों में बहुत महंगी प्रॉपर्टी मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़े शहरों में छोटे बजट में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए
थोड़ा सा मुमकिन नहीं रहेगा। तो छोटे बजट में आपको जाना है तो टियर 2 सिटीज़ में जाना पड़ेगा, छोटे शहरों में जाना पड़ेगा। लेकिन आप ये कर सकते हैं छोटे शहरों में जहाँ भी आप ज़मीन खरीदें या रियल एस्टेट में कोई मकान खरीद रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि क्या वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम्स आने वाली हैं, कुछ ऐसा ड्यू डिलिजेंस कर लें जिससे कि पता चले कि यहाँ कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं, कोई फैक्ट्री लगने वाली है, कोई नई सड़क निकलने वाली है, कोई हाईवेज़ निकलने वाले हैं। तो वहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट पहले से किए रहेंगे तो ये जब काम होंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रिटर्न्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। तो इसका एक ध्यान रखें। अब रही बात कि मान लेते हैं कि आपके पास एसेट इतने कम हैं कि आप प्रॉपर्टी फिजिकल मैनर में नहीं खरीद पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के 2-3 तरीके और भी उन्होंने निकाल रखे हैं। जैसे रीट्स और इनविट्स होते हैं। रीट्स और इनविट्स वो एसेट क्लास हैं जिसमें रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हैं। इनमें भी इन्वेस्टमेंट की जा सकते हैं। तो इसमें कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो आपके बिहाफ पर वो रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, बड़े शहरों में भी लगाते हैं, ग्रोइंग सिटीज़ में भी लगा रहे हैं, और उसमें आपका एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट हो जाता है और एक कमिटेड पार्ट होता है जो कि आपको उसमें मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि कमिटमेंट किस तरह का है। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क भी नहीं है, बहुत लो रिस्क भी नहीं है। तो आपको एक ये रह जाता है कि आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, छोटे से किया, और उसमें आपको रेंटल इनकम की तरह से आपको आमदनी हो सकती है, कुछ फिक्स्ड रिटर्न आपको उसमें से मिल सकते हैं। थोड़ा सा वोलेटाइल है लेकिन रिस्क की उतनी नहीं है जितने की स्टॉक मार्केट का रिस्क है। तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रीट्स और इनविट में भी इन्वेस्टमेंट का एक जरिया अपना सकते हैं अपने छोटे बजट के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का हिस्सा लेने के लिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से बताया चंद्रा जी ने कि रीट्स में हम लगा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है या रिट्स में? शरद कोहली जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को समझाइए कि रिट्स क्या है और क्या कुछ मतलब कैसे वो फिजिकल प्रॉपर्टी से बेहतर है। देखिए, बहुत ही उम्दा प्रकाश जी ने जो एग्जाम्पल दिया है, बहुत बढ़िया दिया है उन्होंने। और रीट्स और इनविट आजकल एक नया एसेट क्लास निकल के आया है, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए में आप अगर दिल्ली, मुंबई में कहीं सोचे तो शायद एक आप बाथरूम भी ना ले पाएँ, वो तो कुछ भी नहीं आएगा उसमें। तो अब 1 लाख रुपए आपने लगाना है, पर आप चाहते हैं कि मैं रियल एस्टेट से रिटर्न लूँ, तो आप इस रीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना दिया गया है जिसमें बिल्कुल जैसे इन्होंने ठीक बताया, कुछ कंपनीज मिलके आपके पैसे को अलग अलग रियल एस्टेट एसेट क्लास में लगाती है, और वहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आता है, भले किराए से आए या ग्रोथ से आए, वो उन लोगों में बांट दिया जाता है जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया होता है। अब जहाँ तक पैसा लगाने का है, अगर आपके पास पैसा है और आपके पैसे से वाकई कोई छोटा मकान या छोटी दुकान या छोटा ऑफिस या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री आ सकती है, तो उसमें जैसा कि मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना है, कागजात बहुत ज़रूरी आस्पेक्ट है। मैंने फरीना, आप मानेंगे नहीं, हज़ारों लोगों को कागज़ों के मामले में फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते देखा है। उस टाइम वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है कि ये तो पैसा इसमें लगा दें, बहुत बढ़िया, 1-2 साल में डबल हो जाएगी, यहाँ पर ज़मीन या ऑफिस है, बिल्डिंग है। पर बाद में कागज़ों में कुछ ना कुछ झोल निकल आता है। कागज़ों में पता लगा कि उस पर इनकम्बरेंस थी, किसी ने लोन ले रखा था, उसको पहले ही कहीं बेचा हुआ था, वगैरह वगैरह। बहुत सारे स्कैमस्टर्स भी घूमते हैं, कागज़ों में हेरा फेरी भी होती है। तो कागज़ों का देखिए, एक कहावत होती है इन्वेस्टमेंट में, मैं बता दूं, उसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं, उसको मैं हिंदी उर्दू में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, देन यू हैव टू वर्क फॉर योर मनी बिफोर। तो आपको अपने पैसे के लिए पहले काम करना पड़ेगा। और होता क्या है असल में कि लोग जल्दबाजी में किसी के कहा सुनी से पैसा लगाते, अरे तुमने लिया, अरे यार इन्होंने लिया, यार इन्होंने लिया, इन पे तो हमें बड़ा यकीन है, ये तो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, हम भी लगा देते हैं। तो हियर एंड से एडवाइस नहीं करनी चाहिए। कहा सुनी किसी ने कुछ कह दिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो प्रॉपर्टी के लिए ये मैं ख़ास तौर पर फरीना बताना चाहूँगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपने अगर जल्दबाजी करी तो आप एक तो आप गलत कागज़ों में या गलत प्रॉपर्टी में फंस सकते हैं। दूसरा, आप मान लीजिए सब कुछ ठीक भी है, हो सकता है उस प्रॉपर्टी को आप कभी बेच ही ना पाएँ। वो पता लगा प्रॉपर्टी वहाँ पर कोई उतनी आगे जाके उतनी वैल्यू। दूसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बार बार बदलती रहती हैं। मान लीजिए उस एरिया में कोई डेवलपमेंट आसपास, जैसे इन्होंने कहा कोई सड़क निकल के आ रही है या वो एक्विजिशन के अंडर आ रही है, पता लगा सरकार ने उस जगह को एक्वायर कर लिया। आपने तो लिया था कुछ सोच के कि मैं सड़क के बिल्कुल किनारे मेन रोड पर मेरी जगह होगी तो इसकी कीमत ज़्यादा बढ़ेगी। पता लगा रोड चौड़ी करने के लिए आपकी जगह का एक्विजिशन हो गया। तो ये सारी उससे पहले मेहनत करने की ज़रूरत है, तब आप रियल एस्टेट में जाएं। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि रियल एस्टेट
इन्वेस्टमेंट के लिए वही पैसा लगाएं। रीट इन्वेट की मैं बात नहीं कर रहा, जो पैसा आपको सरप्लस बच रहा है। वरना अगर आपकी ज़रूरत अगले 2 साल 3 साल की है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करें। आप उसको, जो मैंने बाकी असासों की बात करी, आप उनमें इन्वेस्ट करिए और उनमें इन्वेस्ट करके आपको जल्दी आप उसको लिक्विडेट कर पाएंगे। पर आप लंबे वक्त के लिए छोड़ना चाहते हैं, बहुत लंबे वक्त के लिए, तो फिर, और ये भी ध्यान रखिए कि रियल एस्टेट जैसे एसेट में लगाया हुआ पैसा रातों रात नहीं बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और ये सच है कि लोगों ने मकानों में, और उसमें लोग कहते हैं हमने 1990 में ये घर लिया था 1 लाख का लिया था, आज ये 1 करोड़ का हो गया। तो पर ये भी तो देखिए आप 1990 और आज में 35 साल बीत चुके हैं। तो आपको ये ऐसा एसेट एलोकेशन, एसेट क्लास है जिसमें बहुत धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। उसका इंतज़ार करें, तसल्ली रखें और तब उसको आप इन्वेस्ट करें। अगर आपको जल्दी पैसे की जरूरत है, लगा के बैठ गए तो पैसा आपका फंस जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम एसेट्स की बात करें और अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने की, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही सोच के उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये एक बात बहुत क्लियर शरद कोहली साहब ने कर दी है। चंद्रा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, अगर देखा जाए तो बहुत सारी गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स लाती रहती है, बहुत सारी मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं कि आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बहुत सारी गाइडलाइंस भी आती हैं, लोग उन गाइडलाइंस को फॉलो भी नहीं कर पाते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती, वो बेदार नहीं होते उन चीज़ों से। तो पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को समझाएं कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, कौन से ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो हेल्पफुल है। मैं चाहूंगी थोड़ा नाज़रीन को समझाइए कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसका वो, अगर वो रियल एस्टेट में अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कौन सी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये रीट्स और इन्वेट्स की बात की, तो ये रियल एस्टेट की ही अगर बात करें तो रीट्स और इन्वेस्ट तो बहुत ही अच्छे हैं। इसमें आपको थोड़ा सा रिस्क भी कम है और लिक्विडिटी भी इसकी ठीक होती है। जैसा सर ने बताया कि अगर लिक्विडिटी आपकी अच्छी नहीं है, आपको लिक्विडिटी चाहिए, तो आप रियल एस्टेट में बहुत लंबे छोटे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़रूरत है। आपको ज़रूरत पे पैसा नहीं मिले तो फिर आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये सोच के चलना है कि ये हमारा अमाउंट एक्स्ट्रा है, ये सरप्लस है, ये काफ़ी टाइम बाद, तो आप तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में लगाएं। अदरवाइज गवर्नमेंट की ऐसे प्रॉपर्टी में ही जाने हैं तो इस तरह की स्कीम्स में लगा सकते हैं, जैसे रीट्स और इन्वेट्स हैं। रही बात कि आप प्रॉपर्टी के में इसके अलावा भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट्स के कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो इसमें बॉन्ड्स लेके आती हैं, रियल एस्टेट कंपनीज हैं। तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद रहे हैं, बट उन कंपनीज को जब प्रॉफिट हो रही है, वो कंपनी आगे बढ़ रही है, तो कुछ कंपनी ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स निकालती हैं, तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक सेफ एसेट क्लास है, ये आप डायरेक्ट रियल एस्टेट में नहीं जा रहे हैं। रही बात गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वगैरह, ये कहाँ देखना है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के लिए आप डिपेंड करता है कि आप किस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट्स या म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको सेबी की वेबसाइट्स को देखना चाहिए। सेबी एक ऑथराइज गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को गाइडलाइन देता है, और उसके हिसाब से अपने एक्सचेंजेस जैसे एनएससी, बीएससी और म्यूचुअल फंड्स ये काम करते हैं। स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड के अगर गाइडलाइन की बात करेंगे तो आपको एमफी की वेबसाइट पे भी जाना चाहिए। एमफी क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी एक संस्था है जो सारे म्यूचुअल फंड्स को एक गाइडिंग करती है कि आपको किस तरह से कैसे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है। जो गाइडलाइंस सेबी ले आती है उनको फॉलो कराने के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है, जिससे सही तरीके से वो चीज़ें फॉलो हों। तो ये तो हो गई एसेट क्लास। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड के लिए भी आपको डिपेंड करता है कि गोल्ड आप कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप गोल्ड के लिए कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की गोल्ड की स्कीम होती है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, इसके लिए आरबीआई के थ्रू निकाला जाता है। तो आपको आरबीआई के वेबसाइट से इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कब करना है, और इसकी क्या खासियत है और क्या इसकी कमियां हैं। कमियां तो कुछ खास नहीं है, बस कमियां इसमें यही है कि आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है। मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, अगर आपको इसमें रिस्क फ्री और बिल्कुल टैक्स फ्री रिटर्न चाहते हैं तो आपको 8 साल तक इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें 8 साल के बाद आपको जो भी रिटर्न आता है वो टैक्स फ्री आता है। इसका अंडरलाइंग एसेट गोल्ड ही है। जो गोल्ड के प्राइस जब बढ़ते हैं तो आपको ये भी उसी तरीके से रिटर्न देता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। इस पर अच्छी बात यह है कि सरकार इस पर 2.5% का
सालाना हिसाब से 6 महीने पे आपको इस पर कुछ ब्याज भी देती है, और आप इसमें 5 साल के लॉक इन के बाद आप इसको चाहें तो बेच सकते हैं, लेकिन 5 से 8 साल में बेचेंगे तो आपको कुछ टैक्स जो आपके इम्प्लीकेशंस हैं वो लगेंगे, वो टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने 8 साल का पूरा टेन्योर पूरा कर लिया तो आपको जो भी इस पर रिटर्न मिलेगा वो सब कुछ टैक्स फ्री मिलेगा। अभी तक का ये रूल है। तो इस तरह से हम डिफरेंट एसेट क्लास के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस अवेलेबल हैं जहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं। और जब कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो आपको अपने किसी अच्छे सलाहकार को से समझ करके और सोचकर समझकर फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो जब बात आती है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे चीज़ों को, कैसे खुद को, मतलब अगर आप अपना जो हार्ड अर्न मनी है, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप गवर्नमेंट की जानिब से जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। जैसा कि अभी चंद्रा साहब ने बताया कि किस तरह से कहाँ कहाँ आप गाइडलाइंस देख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए सोचने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला सवाल मेरा शरद कोहली जी आपसे है। सर, अगर देखा जाए तो रेंटल इनकम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार जब लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम लोगों का इस तरह से साइकिल बनाते हैं कि भाई आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज हम एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके बाद हम कल ईएमआई देंगे। अगर हमारी रेंटल इनकम 20,000 भी हुई तो हम जो ईएमआई जो हमारी जो हमें ईएमआई देनी है, अगर हमें वो 50 भी देनी है तो हम इतना अपने उससे दे देंगे और इतना हम रेंटल इनकम से दे देंगे। वो फाइनेंशियल प्लानिंग मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को समझाना चाहूंगी कितनी जरूरी है, और क्या ये वाला जो साइकिल होता है कि रेंटल इनकम आए तो और ईएमआई पे कर दी जाए, क्या ये सही है? थोड़ा सा समझाइए। देखिए, हर किसी का कोई ना कोई असास फेवरेट होता है। किसी का शेयर फेवरेट होता है, किसी को म्यूचुअल फंड्स पसंद होते हैं, किसी को बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं। आपको मुझे लगता है कि रियल एस्टेट काफ़ी दिल के करीब नजर आता है। फरीना मुझसे बार बार रियल एस्टेट का सवाल नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो मैं चाह रही थी नहीं, मैं तो बड़ा सीरियस होकर बात कह रहा हूँ और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि रियल एस्टेट से हमने तो लोगों को ज़मीन से कहाँ पहुँचते हुए देखा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये जो आपने सवाल पूछा है इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। कैसे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है कि आपका जो आप ईएमआई दे रहे हैं, औसतन एवरेज जो ईएमआई जाती है, इंटरेस्ट रेट जाता है करीब 8-10% के बीच में आपको वो कॉस्ट करता है। कई बार थोड़ा ज़्यादा भी कर जाता है, डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, कितने वक्त के लिए आप ले रहे हैं, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, वो कंपाउंडेड रेट क्या आ रहा है, आपको कितना वो कॉस्ट कर रहा है। तो मैं मान के चल लेता हूँ, चलिए 10% आपको कॉस्ट कर रहा है। अब जो आपने किराए पे जगह चढ़ाई, उस पर जो एवरेज रिटर्न मैंने देखा है जो आता है छोटे बड़े शहरों का, टियर 1 टियर 2 सिटी सबका मिला लें अगर, तो वो 5-6% से ज़्यादा नहीं आता है। कई बार तो 3-4% ही आता है। तो अब आप जो ईएमआई दे रहे हैं वो आपकी मान लीजिए 10% पे ब्याज दे रहे हैं आप अपने जो उधार आपने लिया हुआ है, और इधर जो आपको रेंटल पे रिटर्न आ रहा है वो 4-5% के आ रहा है। तो इसका मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 5% का आपको कॉस्ट कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि आप ये क्या 5%, क्योंकि बहुत सारे लोग ये आके सवाल पूछते हैं जो आपने पूछा कि भाई हम ऐसा करते हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराए के मकान की हम खामखा मकान मालिक को हर महीने इतना किराया देते हैं, इससे बेहतर तो हम अपना लेके ईएमआई देना शुरू कर दें, तो कम से कम कभी ना कभी जाके हमारा मकान अपना हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, पर उसमें जो डिफरेंशियल है, जो मैंने डिफरेंस की बात करी, यानी कि लोन की कीमत और जो किराया आपको आ रहा है, उसको आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। अगर उस डिफरेंस को आप झेल पाते हैं तो फिर आप बेशक ये कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि जो प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा होगा आने वाले 5 साल में, 10 साल में, वो इजाफा तो इस कॉस्ट से कहीं ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि रियल एस्टेट में जब कीमत बढ़ती है, खासकर जिस तरीके की एहसास की हमने बात करी कि टियर 2 सिटी में है, बहुत ही उभरता हुआ कोई इलाका है जहाँ पर बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हैं, तो वो तो कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपकी ये जो डिफरेंशियल कॉस्ट है ये भी आसानी से लॉन्ग टर्म में कवर हो जाएगी। पर महीना दर महीना आप इसको झेलने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, तब आप इस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं। और मैं आपकी इजाज़त से फरीना, क्योंकि एसेट एलोकेशन की बात हो रही है, तो मैं अपने सभी नाजरीन को ये कहना चाहूँगा कि आपके पास इस टाइम जितना भी इन्वेस्टमेंट है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नाजरीन का। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, आप आज एक कागज़ और पेन लेके बैठ जाइए। आप देखिए कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, और मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या लिखना है उसमें। मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हैं,
मैंने फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, मैंने फिक्स डिपॉजिट में इतने कराए हुए हैं। मेरी घर में जो है झुमके आपकी वाइफ के पास या हार वगैरह गोल्ड मेरे पास कुल इतना मिला के होगा, कुछ शादी ब्याह में मिला था, कुछ मैंने एनिवर्सरी बर्थडे पर लेके दे दिया, वो कुल मिला के इतना है। मैंने जो कुछ म्यूचुअल फंड थोड़े बहुत लिए हुए वो इतना है। पीपीएफ जिसका हम जिक्र यहाँ करना भूल गए, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम एक इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको हम कहते हैं, पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलता है, 15 साल के लिए खुलता है, उसमें उसको आप जल्दी निकाल नहीं सकते। उसमें कितना मेरा बैलेंस पड़ा है, मेरे स्टॉक्स अगर मैंने कुछ लिए हुए हैं उसमें कितना पड़ा है, और जिसका आपने जिक्र किया कि मैं जिस मकान में रहता हूँ या मैं जिस मकान में रहती हूँ वो मकान इस समय कितने का है। आप एक कागज़ पे मोटा मोटा इस सबको लिख लें, और आप उसको लिखने के बाद ये काम करिए कि आप देखिए कि अगर टोटल 5 लाख है या 10 लाख है तो उसमें से हर एसेट की परसेंटेज कितनी है। यानी कि अगर आपके बैंक में रखें 1 लाख, आपकी टोटल वैल्यू हो गई 10 लाख, तो बैंक में 10% हो गए। आपके पास गोल्ड कितने का है, गोल्ड मान लीजिए 2-3% का है। अब आप इस परसेंटेज को दोबारा से स्टडी करिए। हम आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी इजाज़त लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कितने परसेंट किस असास में रखना चाहिए। और क्योंकि हमारे नाजरीन तो फरीना बहुत कैटेगरीज के होंगे, हर उम्र के होंगे और उनके पास अलग अलग पोर्टफोलियो होगा, तो मैं एक एवरेज बता देता हूँ। एवरेज मुझे लगता है कि आपको करीब करीब 40-50% सेफ इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 10 लाख है तो आप उसमें से 4-5 लाख रुपए सेफ में रखिए, इसके साथ आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। 20% के करीब आप थोड़े से रिस्की इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जो मिडिल कैटेगरी के होते हैं, आप उसमें रखिए। अब बचा कितना आपके पास, 50 और 20 70 हो गया। इसमें से आजकल के हिसाब से फरीना 20% आपको गोल्ड में रखना चाहिए। यानी कि आप सोने के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का अभी प्रकाश ने जिक्र किया, पर मैं यहाँ प्रकाश की इजाज़त से बताना चाहूँगा कि अब सरकार ने काफ़ी महीनों से गोल्ड बॉन्ड नहीं निकाले। उसका रीज़न ये है कि देश में इतना गोल्ड इंपोर्ट होने लगा था, क्योंकि उसका अंडरलाइन एसेट गोल्ड है, कि वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा बिगड़ने लगा था, इंपोर्ट बहुत बढ़ गए थे, तो इसको कुछ हद तक कुछ समय के लिए रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। तो गोल्ड आप फिजिकल फॉर्म में ले सकते हैं, आप जाके अपना इसके कॉइन्स मिलते हैं, इसके छोटे छोटे बिस्किट्स मिलते हैं, बार्स मिलते हैं, वो लेके रखिए। बाकी का जो आपको बचा हुआ पैसा है उसको आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। वो बचता है करीब 10% के आसपास। यानी कि आप उसको शेयर्स में लगाएं, आप उसको इक्विटी में लगाएं या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। तो इस तरीके का कुछ बैलेंस बना के चलना चाहिए। अब मान लीजिए आपकी उम्र बहुत कम है, आप यंग है, तो आप इस परसेंटेज को थोड़ा थोड़ा सरका सकते हैं। यानी कि मैं जो रिस्की वाली है उसको मैं 50 से घटा के 30-40 कर सकता हूं। तो इस तरीके से असासों की तफसील होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज इस प्रोग्राम के बाद सभी हमारे नाजरीन कागज़ पेंसिल लेके बैठेंगे और अपने अपने एसेट्स का हिसाब किताब लेखा जोखा बनाएंगे। और मेरे ख्याल डीडी उर्दू को वापस भी लिखने की फैसिलिटी है। आप बताएंगे कि आपने कैसे एलोकेशन कर रखा है। मैं मानूंगा तब हमारा ये जो आज की बातचीत है ये ज़्यादा काम की रहेगी फरीना, अगर आप मेरी इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो आप असासों को तकसीम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका कहाँ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसकी परसेंटेज निकाल के, जैसा कि शरद कोहली साहब ने बताया, आप लेके बैठिए पेपर पेन और देखिए कि आपके पास क्या है और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। अगला सवाल मेरा चंद्रा जी से है। सर, जब मार्केट रिसर्च की बात आती है, जब मार्केट रिसर्च लोग करते हैं कोई भी एसेट खरीदने से पहले, तो एक बहुत बड़ी जो चीज़ होती है, एक बहुत बड़ा जो सवाल लोगों के दिमाग में होता है कि किस पे ट्रस्ट करें। बिकॉज जब मार्केट रिसर्च की बात आती है तो लोग इंटरनेट पे देखते हैं, जाहिर है इंटरनेट पे देखेंगे, लेकिन क्योंकि आप सलाहकार भी हैं तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा एक एडवाइस दें आप हमारे नाजरीन को कि जब वो इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट रिसर्च जब वो करते हैं, किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए। मैं चाहूंगी एक फाइनल रिमार्क आप दे दें। देखिए फरीना जी, इन्वेस्टमेंट की जब बात करें तो सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया अपने दर्शकों को कि पेपर पेन लेकर के अपने परसेंटेज को डिवाइड करिए और उम्र के हिसाब से उसको मैनेज करिए, और उम्र के जैसे जैसे जिस पड़ाव पे जाते रहे हैं उसको भी आप शिफ्ट करते जाइए और अच्छे से अपने पैसे को एसेट एलोकेशन जो जिस शो के लिए हम लोग बैठे हुए हैं ये अच्छे से मैनेज करें और आप एक ऑप्टिमम रिटर्न लेकर के जाएं, जिससे कि बहुत ज़्यादा रिस्क में भी ना हो और बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा ओवर एक्साइटेड होकर के इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ नुकसान ना करें। अब ये चीज़ें कहाँ से देखें, सलाह कैसे लें? तो देखिए, जितने भी संस्थाएं हैं सब जगह कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइज़र्स हैं। तो एडवाइज़र्स का आपको अगर खुद अपने आप में इतने सक्षम हैं तो आप हर चीज़
अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप उस चीज़ को उठाकर पूरी स्टडी करके आप फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एडवाइज़र लें। एडवाइज़र आप देखिए कि एडवाइज़र रजिस्टर्ड होने चाहिए, जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं वो संस्था रजिस्टर्ड है कि नहीं, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में है तो उस तरह के जो प्रावधान हैं उसको वो फॉलो करा रहे हैं कि नहीं। अगर आप किसी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप गोल्ड में सही, अगर आप फिजिकल गोल्ड लेने चाह रहे हैं तो आप किसी बैंक से लें, किसी अच्छे ज्वेलर से लें जहां पे आपको फिजिकल गोल्ड की पहचान अच्छे से हो, क्योंकि ठगी तो कहीं भी हो सकती है। तो आपको अवेयर जरूर रहना है कि आप कहाँ करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट और किस तरीके से कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड आप अगर खुद से समझदार हैं, खुद कर सकते हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझ सकते हैं, तो एसेट एलोकेट करके प्रॉपर तरीके से करें और समय को समझें, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। और अगर नहीं समझ में आता है तो किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर से आप सलाह लें, संपर्क करें और उनके हिसाब से अपनी ज़रूरतें उन्हें बताएं। उस हिसाब से आपको वो बताएंगे कि कैसे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक फंड है जो कि आज के हिसाब से मैं बताऊंगा, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। म्यूचुअल फंड में बड़ा ही प्रचलित फंड है मल्टी एसेट एलोकेशन। इस अकेले फंड के अंदर में ही इक्विटी भी है, डेट भी है और इसमें गोल्ड और सिल्वर भी हैं। तो एक ही फंड के अंदर में आपको डिफरेंट टाइप के एसेट क्लास का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिसमें कि इक्विटी और डेट और गोल्ड और सिल्वर्स। इससे क्या हो जाता है, इक्विटी, कमोडिटी और ये आपके बॉन्ड्स सब कुछ एक जगह मिल गए। और ये आपको देखना है कि कौन सा फंड हाउस आपको अच्छा, और आपको, क्योंकि इसमें भी ऐसा है कि इक्विटी का पोर्शन किधर ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनके रिटर्न्स, पास्ट परफॉर्मेंस कैसे हुए हैं, उसको हिसाब से और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख करके, सोच कर, समझ कर और अपने एडवाइज़र से बात करके इस फंड के जरिए भी आप एसेट को अपना एलोकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि किस तरह से जब हम एसेट को एलोकेट करते हैं तो किस तरह से एक सलाहकार की राय और इसके अलावा खुद की रिसर्च, एक फाइनेंशियल प्लानिंग और मार्केट के ट्रेंड्स को समझना कितना ज़रूरी है। और इसीलिए बार बार इस बात पे जोर दिया गया है इस प्रोग्राम में भी, और हमेशा इस बात पे जोर दिया जाता है कि सोचिए, समझिए और फिर इन्वेस्ट करिए। तो जाहिर है अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर इस बात को अपने दिमाग में, अपने आप इस बात को वो कर लीजिए कि सोचना है, समझना है, उसके बाद ही निवेश करना है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी ddurduspecials@gmail.com है। और मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए, आपका बहुत शुक्रिया। हमने काफी कुछ इस प्रोग्राम से सीखा। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।